हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आउटपुट के बारे में। आउटपुट एमसीक्यू बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे आउटपुट को थ्रू अ एमसीक्यू। तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू आ रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है हमें। प्रोडक्शन फंक्शन शोज, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। सेकेंड ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड रेवेन्यू। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड वेलफेयर। एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ए। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है हमारा इनपुट्स एंड आउटपुट में। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्यू आउटपुट है एंड एल एंड के दोनों इनपुट्स है। एल लेबर के लिए यूज हुआ है एंड के हमारा कैपिटल के लिए यूज हुआ है। जैसे ही हम एल और के में चेंज करेंगे तो आउटपुट और क्यू में भी चेंज हो जाएगा। जैसे एल बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, के बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो डायग्राम में इस पे हमने वर्टिकली आउटपुट को दिखा रखा है एंड हॉरिजॉन्टली हमने लेबर को लिया हुआ है। तो जैसे हम लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी बढ़ता है, पर आउटपुट बढ़ने का जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यह डिमिनिशिंग रेट से हमारा आउटपुट बढ़ता है। और ये डिमिनिशिंग रेट से क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है लेबर का, वो डिमिनिशिंग हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ओके, तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास चेंज इन अ टोटल आउटपुट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ यूज, or a total productivity divided by product divided by the number of labor unit used. And third is change in total cost when one additional unit of variable factor or variable input is used. And fourth is none of these. तो राइट आंसर हमारे पास ए आएगा। यहाँ पे ए हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है, जब भी आप इनपुट या लेबर या कैपिटल किसी का भी एक यूनिट इंक्रीज कर देते हैं तो उस यूनिट इंक्रीज करने के बाद आपका टोटल आउटपुट में कितना चेंज आएगा, वो मार्जिनल प्रोडक्ट बता रहा है। ओके, तो अगला जो बी है ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारा टोटल आउटपुट अपॉन लेबर। जितना भी लेबर यूनिट यूज किया गया वो लेबर है, एल है। एंड अगला हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है, चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज़ यूज। जब भी हम एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं किसी भी फैक्टर का, उसके बाद जो भी हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट हो गया। और उसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम एक एडिशनल यूनिट यूज करते हैं किसी भी फैक्टर का तो उसके बाद जो टोटल आउटपुट में चेंज आता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डिक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट इम्प्लाइज द डिक्रीज टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। बी है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव। एंड थर्ड इज़ एवरेज प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव। एंड फोर्थ हमारा डी जो है नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा हमारा बी राइट आंसर है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो जाता है तो टोटल आउटपुट डिक्लाइन होने शुरू हो जाता है। ओके, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो टोटल आउटपुट बढ़ता जाएगा। इस तरह से एवरेज जब जहाँ पे भी एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है वहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। एंड थर्ड हमारा जो है ए डजेंट बिकम ए पी जो है एवरेज प्रोडक्ट जो है डज नॉट बिकम नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर्व, टोटल प्रोडक्ट कर्व इज स्पेसिफिक पॉइंट इज इक्वल टू, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे हमारी जो है स्लोप जो होता है टोटल प्रोडक्ट कर्व का, वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट के, एवरेज प्रोडक्ट, या हमारे पास सी मार्जिनल कॉस्ट। सी तो हमारे पास सीधा ही गलत है, तो डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। ओके, ए आ जाएगा। जो टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप जो होता है वो क्या बताता है, हमें मार्जिनल प्रोडक्ट को बताता है। मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे बताता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चेंज बता रहा होता है कि हम इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा। ओके, तो
अगर हम इसी तरह से देखें तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप ओरिजिन से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उससे हमें एवरेज प्रोडक्ट का पता चलता है। देखो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आउटपुट है, यहाँ पे हम लेबर जो भी यूज कर रहे हैं। तो ये देखो ये हमने यहाँ पे लाइन टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये क्या बताती है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट को बता रही है। और साथ ही में देखो ये हमने ओरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट में हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इससे हमें एवरेज प्रोडक्ट पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे ये क्यू हो गया, ये 0 से क्यू तक ये ले लो एंड फर्दर ये एल ले लो और इनको डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इफ़ एम पी इज़ अबव द ए पी। एम पी अगर ए पी से ऊपर है तो ये नीचे दी गई स्टेटमेंट से कौन सी सही है। तो ए पी इज़ कॉन्स्टेंट, बी ए पी इज़ फॉलिंग एंड ए पी इज़ राइजिंग एंड नन ऑफ दिस। देखो ये देखो कि ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी। तो इसको हम हल्का सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये नीचे ए पी है, जैसे एम पी जो है अगर ए पी के ऊपर है तो देखो ए पी बढ़ता जा रहा है और ये कहाँ इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे एम पी ए पी को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ ए पी एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और इसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब जो है एम पी ए पी से ऊपर है तो समझो ए पी इंक्रीज होता जा रहा है। टी पी इज़ मैक्सिमम है फेयर द एम पी इज़ जीरो। जब जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो वहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होता है। आगे चलते हैं, तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द आइसोक्वेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट शोज द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल दैट प्रोड्यूस a specific level of output. We can substitute capital for labors and keep the output unchanged. ये भी सही है। And input can be substituted even if one input has negative MP. ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है या मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो देखो ये हमारे इंडिफरेंस का आइसोक्वेंट बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ पे लेबर ले लेते हैं। तो पर्टिकुलर या 100 एज्यूम कर लो कि ए डिफरेंट कम्बिनेशन बता रहा है ये, जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट बता रहे हैं। ओके, एक को आपके कैपिटल को कम करेंगे तो आपको लेबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि दोनों की मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और हायर आइसोक्वेंट जो है वो ज़्यादा आउटपुट बता रहा है। जब नीचे का 100 बता रहा है तो ऊपर का जो इससे ज़्यादा बताएगा, ज्यूम कर सकते हो आप 200 है। ओके, तो इस तरह से ये सी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। आगे हम चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पूछा हुआ है इन्होंने MRTSL के। ओके, तो ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और सी है हमारा MP अपॉन AP एंड थर्ड नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, और ये दूसरे क्वेश्चन ये देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें MP ऊपर आता है और MP के नीचे आता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऊपर आएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नीचे आएगा। ये यूजुअली जो बच्चे जो हैं मिस्टेक कर देते हैं। जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे लाइन, ये आइसोक्वेंट है, तो यहाँ पे हम लेबर ले रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल ले रहे हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, MP लिखेंगे और यहाँ पे लेबर कर देंगे और इसके नीचे MP करेंगे और ये इसके नीचे कैपिटल कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, और MP को अगर आप AP से डिवाइड कर देते हो तो इसको क्या कहते हैं, ये आउटपुट इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको।
ये काफ़ी आसान है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आउटपुट इलास्टिसिटी क्या है, तो MP/AP कि पर्टिकुलर इनपुट में चेंज होता है तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा। एंड और जो है हमारा चेंज जो होता है आउटपुट में क्या है कि कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इन हमारा के में होगा प्लस चेंज इन एल। मतलब अगर आप के को कम कर रहे हैं तो एल को इंक्रीज कर दोगे, तभी तो आप आउटपुट के पर्टिकुलर लेवल पे रहेंगे, किसी आइसोकेंट पे रहेंगे। ओके, यहाँ के कम हो रहा है तो आउटपुट कम हो रहा है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर आउटपुट कम होगा। और एल में चेंज करेंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है उसमें अफेक्ट करेगा। ओके, तो इसमें क्यू में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये एक इक्वेशन बनता है। आगे चलते हैं कि ड्राइव अ इक्वेशन फॉर आइसोक्वेंट के लिए कौन सा इक्वेशन ड्राइव करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है A, B, C एंड डी, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हमारे पास ए पे आएगा। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये हमारे पास इक्वेशन है क्यू 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 इज इक्वल टू जो है अंडर रूट में हमारा के एल है, के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर। ऑन स्क्वेयरिंग आप करते हो तो इसको ओपन कर देते हैं। देन के किसके इक्वल आ जाता है क्यू रेज टू पावर 2 अपॉन एल। तो ये जैसे जैसे हम एल को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे के कम होता जाएगा। तो ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप बताता है कि किस तरह से हमें जब एल बढ़ाना है तो पर्टिकुलर रेट से हमें जो है के को डिक्रीज करना पड़ेगा। और दोनों की हमने एज्यूम की है कि दोनों की जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है, दोनों का मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और आगे चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू के एल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो MRTS राइजिंग, MRTS LK इज डिमिनिशिंग एंड ये कांस्टेंट है या फिर सारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा इसमें जो है बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करेक्ट है। जैसे ये आपको पता कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ जाता है। ये आ गया। तो देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, के है, ये हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे देखो। और जो है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, ये एल है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल को बढ़ा रहे हैं और के को कम कर रहे हैं। जब एल का यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा के कम हो जाएगा तो अपने आप ही जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगा वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। आगे चलते हैं कि ये सबसे अनइकोनॉमिक रीजन अकर्स, अनइकोनॉमिक रीजन या रीज लाइन्स वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है देखो, अपवर्ड स्लोविंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग आइसोकेंट, ओनली बैकवर्ड बेंडिंग, डाउनवर्ड स्लोविंग आइसोकेंट, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हमारा ये ए आएगा। आइसोकेंट का क्या शेप होगा कि उससे पता लगेगा कि हमारा अनइकोनॉमिक रीजन है। ओके, तो ये बी भी नहीं है, मतलब ओनली नहीं हो पाएगा क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग आइसोकेंट तो सही है पर साइड बाई साइड ये अपवर्ड स्लोपिंग वाला भी आएगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोकेंट तो नहीं हो पाएगा है क्योंकि ये तो यूजुअल ऐसे शेप होती है इसकी। देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये कैपिटल है, यहाँ हम लेबर ले रहे हैं। तो देखो इन लाइनों के ऊपर आप जाओगे अनइकोनॉमिक रीज़न है और इसके आगे भी आप जाओगे अनइकोनॉमिक रीज़न है। तो इस तरह से ये आपका शेप बन जाएगा ऐसे। देखो अगर ये अपवर्ड दो पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट है कि अपवर्ड स्लोपिंग है और दूसरा है बैकवर्ड बेंडिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि आप एक को आपने नीचे वाले को कांस्टेंट रखा है और ऊपर को आप बढ़ाते जा रहे हैं पर आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा।
तो अनइकोनॉमिक रीज़न आ गया ना, मतलब आप नीचे वाले कम्बिनेशन से उतना ही आउटपुट कर रहे हैं, फिर आप कोई पर्टिकुलर इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट में नहीं बढ़ रहा है, तो अनइकोनॉमिक रीज़न आ गया। जब बैकवर्ड बेंडिंग वाला फंडा आ जाता है तो इसका मतलब आप दोनों इनपुट को बढ़ा रहे हैं और सेम ही आइसोक्वेंट में है। इसका मतलब आपका एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज कर रहे हैं। और अपवर्ड स्लोपिंग में मैंने क्या बताया कि एक फैक्टर को आपने कांस्टेंट रखा है, दूसरे को बढ़ा रहे हैं, पर उसका प्रोडक्ट तो जीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके। और बैकवर्ड बेंडिंग में क्या है, फिर एक फैक्टर का नेगेटिव बन जाता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप दूसरा फैक्टर यूज करते हैं, ताकि आउटपुट लेवल सेम रहे या सेम आइसोकेंट पे रहे। ओके। तो देखो, अनइकोनॉमिक रीजन अकर वेयर द आइसोक्वेंट इज अपवर्ड स्लोपिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, हेयर एट लीस्ट वन फैक्टर एज अ नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट। एक कम से कम एक फैक्टर जो है उसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा। तो इससे जो है ओके। तो ये था दोस्तों आज के MCQ। तो अगले वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।